27वीं तरमीम की आप क्या समझते हैं कि वाकई ही जरूरत है, या ये एक पावर को कंसंट्रेट करने का एक तरीका है जो कि इस वक्त हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव अपने आप को मजबूत कर रहा है? पहले भी 26वीं तरमीम के तहत कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के पावर को डाइल्यूट किया गया है, गिवन के पिछली 4 चीफ जस्टिस का जो तरीकाकार रहा था, उसके रिएक्शन में बहुत से लोग कहते हैं कि ये वजह है। और दूसरी चीज ये कि सेपरेट आईनी कोर्ट बनाने का जो अमल है, उससे क्या फायदा होगा वाकई ही पाकिस्तान में इंसाफ के प्रोसेस को, खुसूसन आईनी केसेस को, या इससे एग्जीक्यूटिव को या रूलिंग जो है जुंटा, उसको मजीद ताकत मिल जाएगी कि वो अपनी मर्जी से मामलात को बुलडोज कर सकें? जी याकूब। जी, बहुत शुक्रिया रजा, एंड गुड टू बी बैक। देखिए, पाकिस्तान एक ना, मेरे ख्याल में, मैं चूंकि तारीख पढ़ाता हूँ आजकल, लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ा रहा हूँ, तो बड़े मजे की बात है कि वी आर अ कंट्री ऑब्सेस्ड बाय द लॉ। हमें हर चीज ना कानूनी तरीके से चाहिए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जहां मिलिट्री कू के बाद जो कू करने वाला है वो जजेस के पास जाता है और कहता है कि जी आप मेरे कू को जरा वैलिडेट कर दें, और अगर वो नहीं करते तो अपने मतलब के जजेस अपॉइंट करके उनसे ओके करा लेते हैं। सो इट्स अ वेरी बिजार काइंड ऑफ थिंग कि यू वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू अग्री टू व्हाट यू वांट टू से। सो हमारा ये जो कंसेप्शन है ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू हुएवर इज इन पावर एट दैट टाइम, बी इट a dictator, be it a power behind the curtain, or be it democratic forces। सारे का शौक है जी कॉन्स्टिट्यूशन मेरी छवि में बने, और अगर तब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बन जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो मिसनोमर है ना, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने से कभी भी कोई चीज कंप्लीटली ठीक नहीं होती। आप यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन देखें, 250 साल में कितनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। उनकी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बड़ी छोटी सी है इन एनी केस। और बाकी आप जो सक्सेसफुल ममालिक है उनकी देखें, इतना ड्रामेटिकली वो चेंज नहीं होती रहती। सो पहली बात तो यह कि कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने से पाकिस्तान को हम कभी बेहतर नहीं होता इन ड्रामेटिक फैशन। और अगर हम 18वीं तरमीम को भी देखें कि जिसने पाकिस्तान को जरा बेहतर किया, तो 18वीं तरमीम में पुराने ही वादे पूरे किए थे, कोई नई चीज तो नहीं वो कर रहा था ना। वो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वगैरह उसने दी, वो हम शुरू से चाहते थे, और जो 73 की कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल है वो रिस्टोर उसने कुछ हद तक की। सो अमेंडमेंट्स जो है ना, वो मेरे ख्याल में कोई बेहतरी पर से नहीं लेके आती। इसके साथ साथ जो इस अमेंडमेंट की मुझे तो बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट नहीं आ रही समझ। अभी तो डिटेल्स क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या शेक किस तरीके से चेंज करेंगे। अभी तो सिर्फ हमें एक जनरल सेंस है कि ये क्या करेंगे। मगर एक चीज जो बड़ी क्लियर है कि वी आर फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत एक डम आइडिया है। वो तो आप छोड़े डिबेट के कॉमन लॉ मुल्क में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कॉमन लॉ मुल्क के अंदर नहीं होता वगैरह वगैरह, वो तो एक डिबेट है। सिंपल सी बात है कि हमारे 90% जो सवाल है कोर्ट के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर उनका होता है। और अभी आप आके वो देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में इस साल क्या हुआ है कि कभी कोई केस लग गया रेगुलर बेंच के सामने, तो उसको कहा गया थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। ठीक है। सो ये जो क्लियर जो डिस्टिंक्शन है हमारे मुल्क में है ही नहीं बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट आते आते हर चीज एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाती है। इवन आप नॉर्मेटिव क्रिमिनल लॉ को देखें, उसके अंदर अगर बंदे को फांसी देनी है तो क्या वो राइट टू लाइफ का सवाल नहीं आता? ठीक है, वो हर चीज में आ जाता है। तो इस तरह से क्लियर सेपरेशन है नहीं, पहली बात। सेकंड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मसला है वो ये है कि उसने अभी साल से तकरीबन है कितनी जजमेंट्स आई हैं उसकी। ठीक है, हम एक हाथ पे भी नहीं देख सकते जितनी आई हैं। तो कोई उससे स्पीड पे फर्क नहीं पड़ा, किसी चीज पे नहीं फर्क पड़ा। तो अभी बेंच से नहीं फर्क पड़ा, पूरे कोर्ट से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, फिर आप एक नया टियर इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखें, एक सिंपल सी बात है कि जस्टिस एट द डोर स्टेप एंड स्पीडी जस्टिस पूरी दुनिया में एक मंत्रा है कि जी ये आपने अचीव करना है। तो पाकिस्तान में क्या हम अचीव करेंगे एक और लेयर डाल के? वो लेयर तो चीजों को और डिले करेगी और प्रॉब्लमैटिक करेगी। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं आ रही समझ के ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पीछे क्या है। सिर्फ ये हो सकता है कि जी अपनी चॉइस के जजेस लगाएं, इसके अलावा और कोई इसके पीछे वजह नहीं है। मगर मैं ये कहता चलूं कि 26वीं तरमीम के बाद तो आप हर कोर्ट में अपनी मर्जी के जज लगा सकते हैं। तो चूंकि लगा सकते हैं तो मसला क्या है? मतलब वो मसला तो रिजॉल्व हो गया है। अभी भी ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर है कि वो प्रोसेस करेंगे चेंज वगैरह, वो भी क्लियर नहीं है कि वो क्या करेंगे। मगर कर लिया है ना वो इस्लामाबाद जो हाईकोर्ट है, आप उसकी हालत देख लें जो हो चुका है। तो ये और इससे क्या ज्यादा टेक ओवर करेंगे। और ये देखें, तारीखदान होने के नाते से ये भी मैं कहता चलूं
जो चीजें अक्सर लोग अपनी बेहतरी के लिए करते हैं वही चीजें उनको लड़ जाती हैं कुछ 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 साल बाद। ये आप अयूब खान के लिए भी देखें, उन्होंने चेंजेस जो किए वो वहां फंस गए। आप भुट्टो साहब के लिए भी देखें वगैरह, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो ये कहना कि अभी हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, ये 5-6 साल बाद इन्हीं लोगों के खिलाफ भी जा सकते हैं। वो जिस तरह के हालात पैदा होंगे। तो ये भी कहना कि सारे जो एस्टैब्लिशमेंट के या जो रूलिंग एलीट है अभी उसके मसाइल हल हो जाएंगे, इससे होने वाले नहीं बल्कि बढ़ी जाएंगे। सो मेरे तो ख्याल में इट्स अ कम्प्लीटली अननेसेसरी काइंड ऑफ थिंग। बस मेरे ख्याल में शायद थोड़े लोग शायद बोर बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा कि चले जरा छोड़ा जाए, अमेंडमेंट्स बढ़ाई जाएं। नहीं, मेरे आपने तो उसको बिल्कुल ही पानी डाल दिया उस पूरे आइडिया पे। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में जब दस्तखत किया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब ने, तो उसमें ये शिक उसके ऊपर उन्होंने अग्री किया था। मैं उसका बल्कि आपको पढ़ देता हूँ, जी जी उसका बिल्कुल। ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि आईनी मामलात के हल के लिए एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसमें वफाक की हर इकाई को मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। इसके अरकान ऐसे जज होंगे, ऐसे अफराद जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के अहल हों। अदालत 6 साल की मुद्दत के लिए कायम की जाएगी। एक तो इसमें प्रोविंशियल जो सेनेट की तरह एक बराबर का फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बेनजीर भुट्टो साहिबा उस जमाने में आपको याद है कि वो 2 बार निकाली गई, दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी जो डिसमिसल था उसको अपहोल्ड किया। और उनका यही कहना था कि जी पंजाब की मेजोरिटी है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ये बायस था। कुछ तो गालिबन ये मामला था। फिर नवाज शरीफ साहब को भी मसले आपको पता रहे थे विद दी कोर्ट्स। उन्होंने तो एक बार जाके जस्टिस हजाद अली शाह थे, तो पीएमएलएन ने तो बाकायदा वो हमला भी कर दिया था। जब सब जी जी सब कुछ तारीख में है। अभी इस बार हमले शमले नहीं हो रहे। इस बार ये कि इनका पहले 26th अमेंडमेंट के तहत जिसे कहते हैं मकू ठपा गया है, और अब ये एक बिल्कुल ही सेपरेट कोड बनाकर ये कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे आपसे मुत्तफिक हूँ कि क्या उसमें बिग डील है। अभी तो उन्होंने तो अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी ले लिया है, अपनी मर्जी के जजेस वो लगा सकते हैं। तो मुझे ये दिखाई देता है याकूब के ये एक कोशिश है सुप्रीम कोर्ट का जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल बन गया था लॉयर्स मूवमेंट के बाद, और जिस तरह से एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी मैटर्स में उनका रोल आ गया था, ये उसको पुश बैक करने का एक तरीका है। ये भी तो क्योंकि ये जो जुडिशियल एक्सेसेस जिनकी हम बात करते रहे हैं पहले माजी में, अभी तो चूंकि पेंडुलम बिल्कुल स्विंग कर गया है, वो भी तो एक हकीकत है ना। पिछले 20 साल में हम देखते आए हैं कि जिस तरीके से जजेस जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग, प्रमोशंस, समोसों की कीमत, चीनी की कीमत, आई मीन प्राइवेटाइजेशन, हर चीज में उनका, और बाकी पॉलिटिकल केसेस सबको पता ही है, हमारे देखने वाले भी पता है कि क्या क्या होता रहा है। नवाज शरीफ साहब क्या हुआ उससे पहले, और वज़ीर आजम और पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या हुआ। तो गालिबन ये उसकी एक तरीका है। लेकिन आपकी ये बात बड़ी अहम है कि ये हमेशा उल्टा गले पड़ जाता है। देखिए इसमें रजा, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए ये बिल्कुल बात सही है कि जजेस की बायसनेस है। बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्या बात करें आप, उसकी भी बात हम कर सकते हैं कि भुट्टो साहब का जो मर्डर का केस था उसके अंदर भी प्रोविंशियल लाइंस के ऊपर ही प्रैक्टिकली जो सुप्रीम कोर्ट में अपील थी उस पे फैसला हुआ। तो ये बात तो क्लियर है और इसको बेहतर बनाने की जरूरत थी जो कि इन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के की है। मेरा जो इसमें पॉइंट ये है कि देखें, आज आपने अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया तो जो मसला आपको था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजर्व कर ली थी पब्लिक पॉलिसी, अब आपने असल में एक कोर्ट बनाया जिसका काम ही वो है, जिसका काम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करनी, और उसकी जो उसका दायरा अमल ही वो है, उसके अलावा वो कोई और बात करेगा नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये शॉर्ट साइटेडनेस है, ये बिलीव करना कि जी अब से लेके हमेशा तक इसमें कोई मसला नहीं आएगा। हम भूल गए हैं कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब है उनको मुशर्रफ साहब ने ही चीफ जस्टिस लगाया था ना, ठीक है। तो अगर आपके आज अगर लेट्स से 1-5-6 साल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बड़ा प्लायंट है वगैरह, ये है सब वो सब कुछ, फिर आपके 6-7 साल बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाता है, वो कहता है कि जी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई भी कानून उसको पहले हमारे पे हमें सबमिट करें, हम फैसला करेंगे, फिर पार्लियामेंट जाए। तो क्या करेंगे ये लोग? हाँ, ये वो हो जाएगा।
फिर ये रोएंगे, फिर ये कहेंगे अच्छा अब एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें। आपने एक कोड बना दिया कि जिसका काम ही ये अब करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल की भी अपील सुननी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल भी अपील सुननी है, लैंड डिस्प्यूट भी सुनने हैं। तो वो एक बहुत एक वाइड एक स्पेक्ट्रम है। यहाँ आपने एक कोड बनाया जिसका काम ही कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स का, और ये बिलीव करना कि वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो काम है वो यूजर्व करने की कोशिश नहीं करेगा, दैट्स अ वेरी डम आइडिया, बिकॉज यहाँ उस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेपरेट कोड बनाना, मेरे तो ख्याल में बेंच बनाना भी कोई इतना इंटेलिजेंट आइडिया नहीं था। इंडिया की तरह आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एज पर नीड जो चीफ जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूट कर सकता था, और इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और काफी सक्सेसफुल जा रहा है इन देयर रेल्म। उस तरह का हम कर सकते थे, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात है वो उसको फिर रिजॉल्व करता कि हर सूबे से एक नुमाइंदगी हो, ताकि ये ना हो कि वो एक सूबे की तरफ टिल्ट कर रहा है। तो वो बिल्कुल क्लियर है। मगर इस तरह से बेंचेस बना रहे हो, एक सेपरेट कोड बना रहे हैं, ये सिर्फ पोस्टपोनमेंट ऑफ एन अदर बिग क्राइसिस है, ये किसी चीज को रिजॉल्व नहीं करेगा।